हेलो प्यारे बच्चों, सौम्या मैथ्स क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास 11th की क्लास में हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी थी और अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करना है। तो उसके पहले हमें उसके बेसिक्स सीखने होंगे एक्सरसाइज 3.2 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जब भी कोई क्लास नहीं पढ़ पाती है या कोई भी अन्य इशू होता है या कुछ और भी आपसे बात करनी होती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता देती हूँ। तो प्लीज़ उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप उसे भी जाकर चेक कर सकते हैं। आप अपने क्लास 10th के भाई बहनों को भी बता सकते हैं कि अब इस चैनल पर आपको क्लास 10th, 11th और 12th तीनों की फ्री मैथ्स क्लासेस मिलने लगी हैं। तो उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए और साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आपके चैप्टर का नाम है। आपके चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो आपको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आज सीखने हैं। अब इनमें क्या सीखना है ये मेन है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे आपको बतानी है, ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक चित्र आपको समझना है। कहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आती है, कैसे हम इन्हें फाइंड करते हैं, कैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, कॉस एक्स, इनको सबको हम क्या करते हैं, इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मानते हैं और इनका हम समाकलन अवकलन आपको अगले क्लास में यानी क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। तो कैसे हम उन्हें करते हैं ये हम समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त है, वृत्त में 4 चतुर्थांश हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं, या इन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्वाड्रेट्रल कहा जाता है। ठीक है, तो आपके 4 चतुर्थांश हैं, इनमें से हमने एक चतुर्थांश को ले लिया है। अब चारों में भी ये चित्र बन सकता है, लेकिन हमने एक में ले लिया है और उसमें हमने एक बिंदु P मान लिया है, यानी इसी चतुर्थांश पे एक बिंदु P मान लिया है। और x अक्ष से उसकी जो दूरी है, जैसे अभी आप क्या पिछली क्लासेस में आपने सीखा है कि ये चाप होती है, ये कोण होता है, तो ये जो चाप है, इस चाप की लंबाई जिसे हम स्मॉल l से डिनोट करते थे उसे x से डिनोट किया गया है। इसकी लंबवत जो दूरी है इसे स्मॉल b मान लिया गया है। और यहाँ से जो दूरी है यानी x अक्ष पर O से मूल बिंदु से जो दूरी है उसे स्मॉल a और y अक्ष पर स्मॉल b मान लिया गया है। और x क्या है? इसका एंगल है। अब इसको a और b को इस तरह से लिया गया है कि ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है, इसका ये तो लंब हो गया b, आधार हो गया a, लेकिन इसका जो कर्ण है उसका मान 1 के बराबर है। तो हम ये पाते हैं कि जो ये पॉइंट a होगा, इसका जो हमारा जो इसका मान आएगा या जो इसके निर्देशांक होंगे यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 1,0 होंगे। अच्छा, 1,0 क्यों होंगे? क्योंकि हमने इसे लिया ही है, यानी इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है, यानी ये एक ऐसा वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है? 1 है। अब त्रिज्या 1 है तो इसका मतलब है x अक्ष पर हम कितना चल रहे हैं? 1, जबकि y अक्ष पे देखो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, यानी ऊपर या नीचे नहीं चल रहे हैं, y अक्ष पर 0 चल रहे हैं, तो इसका निर्देशांक हो गया 1। इसी तरह से यहाँ पर D वाले बिंदु पर y अक्ष पे हम -1 चल रहे हैं, यानी यहाँ भी ये दूरी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो x अक्ष पर 1 चले, y पर कुछ नहीं चले तो 1,0। x अक्ष पर 1 चले x अक्ष पर कुछ नहीं चले। आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर ना इधर चल रहे हैं ना इधर चल रहे हैं। यहाँ पर बिंदु है बिल्कुल सीध में मूल बिंदु के, ना ही इधर है ना इधर है, तो x अक्ष पे 0 चले और y अक्ष पर 1 चले, तो ये हो गया 0,1। इसी तरह यहाँ पर x एक्सिस पे -1 चले। आप देख रहे हैं कि y अक्ष पे ना ऊपर चल रहा है ना नीचे, ये जो बिंदु है वो बिल्कुल मूल बिंदु के सीध में है, ऊपर नीचे नहीं है, तो y की जगह 0 हो गया। लेकिन x अक्ष पर -1 क्योंकि हम बाईं तरफ चले मूल बिंदु के, तो -1,0। और इसी तरह x अक्ष के बिल्कुल सीध में है ये बिंदु, ये वाला, तो इसमें क्या हो रहा है ना, x अक्ष पर इधर चल रहा है ना इधर चल रहा है, लेकिन y अक्ष पर उल्टा चल रहा है यानी नीचे की तरफ, इसलिए -1 है।
अब ये क्या करते हैं, ये आपको चित्र ये समझाता है कि साइन, कॉस, टैन, कॉट के आप वैल्यू क्या रखेंगे। यानी अभी तक आपने ये समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन होंगे, जो एक्स के फंक्शन होंगे, वाई के फंक्शन होंगे, किसी चीज़ के भी फंक्शन होंगे, लेकिन साथ में क्या होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात भी होंगे। यानी साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के रूप में होंगे। लेकिन अब क्या है, हम ये देखेंगे कि हम x का क्या क्या मान रख सकते हैं। 0 डिग्री रख सकते हैं, 30 डिग्री रख सकते हैं, 45 डिग्री रख सकते हैं, और किसका मान कहाँ से किस रेंज तक आएगा, हम कैसे मान निकाल सकते हैं, अब हम ये सीखेंगे। तो पहले आप इस जो आपका चित्र है यानी फिगर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम मूव करते हैं आगे। अब इसके बाद बच्चों, इस चित्र को समझने की ज़रूरत क्या थी, क्यों हमने इस चित्र को समझा और इससे हम क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, अब ये समझते हैं। मेनली आपको फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले बनाने हैं, लेकिन आप कहाँ तक फॉर्मूले याद कर सकते हैं। अब वही फॉर्मूलाज जो आपको क्लास 10th में रटाए गए थे, उनको आपको बताया जाएगा कि आखिर इन्हें कैसे निकाला जाता है, यानी ये कहाँ से आते हैं और इनका क्या यूज़ होता है, ये आपको क्लास 12th में सिखाया जाएगा। यानी इनका भी एक क्रम है। सबसे पहले आपको सिखाया गया कि कुछ ऐसा होता है और इसे याद कीजिए, फिर आपको समझाया जाएगा कि ये कैसे आता है, और अगली क्लास में आपको इसका यूज़ करना सिखाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये देखा था कि वहाँ पे आधार क्या था, ए को माना था और बी को हमने लंब माना था। यानी जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ था, ट्रायंगल मैं एक बार यहाँ पे बना दूँ, इसमें क्या था, ए आधार था, बी लंब था और कर्ण की जगह पर 1 दिया हुआ था। तो कर्ण का तो मान फिक्स था 1, और आधार ए और लंब बी था। अब उसके बाद में 4 वैल्यू आ रही थी, ए बी सी डी, 4 पॉइंट थे, आप देख रहे थे, एक सबसे ऊपर था ए बी सी डी, ऐसे करके 4 पॉइंट दिए हुए थे। जैसे कि ये था ऐसे ए, इधर था बी, ये था सी और ये था डी। अब इन चारों पॉइंट्स पे क्या क्या मान आ रहे थे, एक जगह 1,0 आ रहा था इधर, फिर 0,1 आ रहा था एक जगह पर। 0,1 कहाँ आएगा, यहाँ पर, हाँ, फिर -1,0 आएगा सी पर, और डी पर क्या आएगा, 0,-1 आएगा। तो इन चारों मानों में अब आप जानते हैं कि जो आगे लिखा होता है वो x का निर्देशांक होता है और जो पीछे लिखा होता है वो y अक्ष का निर्देशांक होता है। तो अब हमने x अक्ष पे आधार a माना है और y अक्ष पे लंब b माना है, तो इसलिए ये हमारे आगे वाले a के मान है और पीछे वाले b के मान है। अब अगर हम यहाँ से अलग अलग वैल्यूज निकालना चाहें तो क्या होगा, ये है आपका cos 0, ठीक है, cos 0। अब आप जानते होंगे एक सूत्र, एक ऐसा ट्रिक होती है LAL/KKA, इसका मतलब होता है लंब आधार लंब अपॉन कर्ण कर्ण आधार। इसका मतलब क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण, कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, और टैन का मान होता है लंब बटे आधार, कॉट का होता है आधार बटे लंब, और इसी तरह सेक का होता है कर्ण बटे आधार, और कॉसेक का होता है कर्ण बटे लंब। इसी तरह इंग्लिश में भी एक ट्रिक बनी हुई है, किसी दिन मैं एक शॉर्ट क्लास बना करके आप सबको ये ट्रिक्स समझा दूंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इससे हम जानते हैं कि जो हमारा कॉस होता है उसका मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। अब आपको cos 0 की वैल्यू निकालनी है। आप जानते हैं कि ये जो वृत्त है इसमें 4 पॉइंट हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये वाला D है। तो 0 डिग्री कोण कौन सा होगा, ये होगा 0 डिग्री, या फिर इसे आप 360 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, 0 डिग्री या 360 डिग्री। ये होगा 90 डिग्री, आप जानते हैं ये बिल्कुल सीधा कोण बन रहा है तो ये क्या है, 90 डिग्री। ये एकदम गोल घूम गया है तो ये बना है 180 डिग्री, यानी कि अर्धवृत्त जब बन जाए तो 180 डिग्री। यहाँ पर होता है 270 डिग्री, आई होप आपको ये दिख रहा होगा, नीचे की तरफ होता है 270 डिग्री। आप जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ऊपर वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है, या फिर मैं इस चित्र को थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं अपने दोनों फिगर्स को। ये क्या है, यहाँ पर B है, ये A है और कर्ण 1 है, और वैसे यहाँ पर ऐसे A B C D, ये आपका हो गया 0 डिग्री या 360 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री और इधर हो गया 270 डिग्री।
ठीक है। तो अब 0 डिग्री का मतलब है कि ये वाली लाइन, इस वाली रेखा पर हमें देखना है। तो इस वाली रेखा पर आप जानते हैं कि यहाँ पर मान क्या आया था, 1,0 आया था, यानी a का मान 1 है और b का मान 0 है। ये है a का मान और ये है b का मान। अब cos बराबर क्या होता है, cos 0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos का मान होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, यहाँ पर आधार हम जानते हैं कि a है, तो आधार का मान क्या है, 1 है, और कर्ण का मान तो फिक्स आपको 1 ही दिया है। तो जब 1/1 करेंगे तो आप जानते हैं कि 1 आएगा। ठीक है, तो ये तरीका है जो आपको हाई स्कूल में याद कराया गया होगा। cos 0 1 होता है, sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। वो कैसे होता है ये अब आपको समझ में आएगा। इसी तरह sin 0 की जब वैल्यू निकालेंगे तो sin 0 का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब इस स्थिति में हम जानते थे कि लंब हमारा क्या था, b था, तो b का मान क्या है, 0 है, b का मान 0 है, और जबकि कर्ण का मान तो फिक्स है 1, तो 0/1 का मान क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यूज निकलेंगी। π/2 का मान आप जानते हैं कि ये जो 90 होता है इसी को हम π/2 भी कहते हैं, जो 180 होता है इसे पाई कहते हैं, और जो 270 होता है इसे 3π/2 कहते हैं, और जो 0 होता है उसे तो 0 ही कहते हैं, लेकिन जो 360 होता है इसको हम 2π कहते हैं। तो देखिए हर तरफ आपको वैल्यू निकाली गई है, ये 0 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर यानी π/2 पर, ये 3π/2 पर दोनों वैल्यू निकली यानी 270 डिग्री पर, और पाई पर शायद नहीं निकाला गया है। पाई पर क्या वैल्यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी, शायद पाई की वैल्यूज़ नहीं निकाली गई हैं। कॉस पाई और साइन पाई दोनों की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो ये हो गया 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री, और ये हो गया 360 डिग्री। चारों पर कैसे मान निकलते हैं ये मैंने आपको एक जगह समझा दिया। अब इसी तरह जब आप 90 पे जाएंगे तो 90 पे मान क्या था, 0,1 का, यानी a का मान 0 और b का मान 1। तो इसी तरह आप जब आधार बटे कर्ण और लंब बटे कर्ण रखेंगे तो आपको ये वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। आप इस फिगर को मन में याद रख करके आसानी से मानों को निकाल सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि ऐसे याद रखना ज़्यादा आसान है, ये मैं जानती हूँ कि अब आपको याद हो गया है तो इसलिए आसान है, लेकिन अगर कभी कोई टिपिकल वैल्यू आ जाए तो हम इसे माइंड में रख के याद कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है 0 से लेकर के 90 डिग्री तक तो रटाया गया है, लेकिन अगर 180, 270 या फिर 360 आ जाता है तो हम वहाँ पर मान नहीं निकाल पाते। तो इसी तरह से हमें याद कर लेना है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, अगले फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी ऐसे फॉर्मूले जिनसे हम कई सारी वैल्यूज़ को एक साथ याद कर सकते हैं, जैसे कि आपको साइन 0 की अलग याद करनी पड़ी, कॉस 0 की अलग याद करनी पड़ी, साइन 45 की अलग, कॉस 45 की अलग। तो कुछ ऐसे भी फॉर्मूले हैं जिनसे हम कई वैल्यूज़ एक साथ ही याद कर सकते हैं। तो उनमें से पहला फॉर्मूला है साइन 2n पाई प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x, यानी अगर साइन में n की जगह क्या है, ये भी दिया हुआ है n बिलोंग्स टू z, कैपिटल Z, यानी कैपिटल Z मैंने बताया था आपको पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पूर्णांक मतलब -अनंत से लेके +अनंत तक के बीच की संख्याएं जो होती हैं वो। तो जैसे कि हम n की जगह 1 रख दें तो 2 गुणे 1 2 हो जाएगा और 2π हो जाएगा, 2π प्लस x इज इक्वल्स टू साइन x। यानी कि अगर कहीं भी 2π या 2 × 2 यानी 4π प्लस x या 6π प्लस x या 8π प्लस x इस टाइप से वैल्यूज दी हैं और उसका आपको मान निकालना है तो उसका मान साइन x के ही बराबर होता है। अब कैसे ये समझते हैं, जैसे मान लीजिए दिया गया है साइन 390 डिग्री, ठीक है, 390 डिग्री। तो हम जानते हैं कि हम 390 को क्या लिख सकते हैं, 360 प्लस 30 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हम 390 को 360 प्लस 30 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। और 360 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 180 बराबर पाई होता है, तो 360 मतलब 2π होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2π प्लस 30। अब x की जगह क्या आ गया 30 डिग्री। आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह से बन गया। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर 2n पाई है,
तो n पाई में कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 1 इंटू पाई प्लस 30 डिग्री भी हम इसे लिख सकते हैं। अब ये हो गया 2, n की जगह आ गया 1, ये हो गया पाई और प्लस x की जगह आ गया 30 डिग्री। यानी अगर कहीं 390 का मान मान लिया जाए साइन 390 का, तो उसका मान क्या होगा, साइन x के मान के बराबर होगा। अब x इसमें क्या है, ये 2n पाई है और प्लस में ये x है, तो यानी x का मान है 30। अब साइन 30 का मान आप जानते हैं कि 1/2 होता है। तो आपको ऐसे लगने लगेगा कि इतना बड़ा मान पूछ लिया साइन 390, लेकिन इसका मान क्या होगा, साइन 30 के मान के बराबर होगा। यानी आपको क्या करना है, पाई को 2 पाई 3 पाई 3 पाई नहीं आएगा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, यानी 2 के सम संख्या में जो जब पाई लगी हो और साथ में कुछ अलग से x दिया हुआ हो, तो उसका मान क्या होगा, साइन x के बराबर होगा। अब सेम इसी तरह cos x का मान भी निकाल सकते हैं। 2n पाई के साथ अगर x का मान दिया है तो उसका मान cos x के बराबर होगा। सेम इसी तरह अगर cos 390 दिया होता तो हम उसे भी 360 प्लस 30 लिखते। 360 का मतलब 2 पाई, 2 पाई को 2 इंटू 1 इंटू पाई यानी 2n पाई के रूप में हमने लिख लिया और ये हो गया x, तो इसका मान cos 30 डिग्री यानी √3/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये तो हमारे ये फॉर्मूले हो गए, ठीक है। आप एग्जाम्पल में इसे नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगले फॉर्मूले क्या हैं, यदि x बराबर, यानी देखिए अब यहाँ भी ऐसी चीज बताई गई है कि साइन x का मान 0 कहाँ पर होगा। अगर साइन मतलब x का मान 0 हो, प्लस माइनस पाई हो, यानी प्लस माइनस 180 हो, प्लस माइनस 360 हो, प्लस माइनस 3 गुणे 180 हो, 4 गुणे 180 हो, 5 गुणे 180 हो, इसी तरह करके n तक आप जा सकते हैं। n मतलब n का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, अनंत तक कुछ भी आप मान रख सकते हैं। तो x का मान 0 यानी पाई का गुणज हो। अब पाई का गुणज देख रहे हैं आप, पाई में 0 से गुणा करो 0, पाई में 1 से करो 1, पाई में 2 से करो 2 पाई, पाई में 3 से करो 3 पाई। इस तरह अगर आएगा तो साइन x इज इक्वल्स टू 0 होगा, यानी इस तरह की वैल्यूज के लिए मान 0 होगा। अब आपने देखा था भी पिछले वाले जो हमने फॉर्मूले लिखे थे उसमें साइन 0 की भी वैल्यू 0 थी, साइन पाई की भी 0 थी और साइन 2 पाई की भी 0 थी। अब इसी तरह आपसे अगर कहीं साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई पूछ ले तो उन सब की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरह कॉस के लिए अगर देखा जाए तो कॉस में आप देख रहे थे कि कॉस 0 की 1 थी लेकिन कॉस 90 की 0 थी, ठीक है। कॉस 0 की 1 थी लेकिन कॉस 90 की 0 थी। तो इसका मतलब है जैसे इसमें 0 पाई 2 पाई चला, वैसे इसमें पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 यानी 11 पाई बाई 2, इस तरह से चलेगा, 90 के गुणज में चलेगा। तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 और इसी तरह से लास्ट वाला टर्म जो है उसे हमने क्या मान लिया, 2n + 1 पाई बाई 2, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब विषम है। यहाँ पर 1 लगा है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इसके बाद 7 और 9 आएगा, तो 2n क्या हो गया, सम हो गया। यहाँ पे हमने n माना था, उसी तरह यहाँ 2n क्या हो गया, सम हो गया। अब सम में जब एक अंक और जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा। तो इस तरह अगर विषम में नंबर दिए हुए हैं और पाई लगा हो तो cos x का मान 0 होता है। तो आपने देखा था कि cos 90 का मान 0 था और cos 3 पाई बाई 2 का मान भी 0 था, ठीक है। cos 270 जो था 3 पाई बाई 2 उसका भी मान 0 था। तो इसका मतलब है कि cos x का मान कहाँ 0 होगा, जहाँ x का मान 2n + 1 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, अब चलते हैं और सीखते हैं कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के 0 से लेके 360 डिग्री तक जो प्रमुख मान होते हैं, यानी 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 पर, 180 पर, 270 पर और 360 पर। तो आपको केवल ये 3 मान याद रखने हैं, इनको याद कर लीजिए। यानी 3 में 3 है तो 9 हो गए, इनको याद कर लीजिए। बाकी सबको निकालने का मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊंगी, ठीक है। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे पहले इनको पहले छोड़ दीजिए, इधर वाली टेबल को हम लास्ट में समझेंगे। पहले 0 से लेकर 90 तक समझ लेते हैं, जो हमने 10th क्लास तक अच्छे से पढ़ा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉलम में लिखिए 0, 1, 2, 3 और उसके बाद में लास्ट में लिखिए 4, ठीक है।
90 डिग्री तक हम समझ रहे हैं, तो इसलिए 0 1 2 3 4, लेकिन केवल साइन वाले कॉलम में लिखना है। केवल साइन को हम लिखेंगे, उसके बाद में हम सब उसी को डराइव करेंगे उसी से, ठीक है। अब इन सबको 4 से भाग कीजिए, 4 से भाग कीजिए और 4 से भाग करके सभी में अंडर रूट लगा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब मैं इसे आपको अलग करके दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें तो हमें वैल्यूज़ लिखनी है फाइनली। तो 0/4 हो जाएगा पहले में, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 0 के बटे में कुछ भी होता है तो उसका मान 0, और 0 का अंडर रूट भी होता है 0। तो यानी कि पहले कॉलम में जो आंसर आया वो क्या आया, 0 आया। तो आप जानते हैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। उसके बाद दूसरे कॉलम में है 1/4। इसका जब आप अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा और 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो यानी दूसरे कॉलम में क्या आएगा, 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। 45 डिग्री में लिखा हुआ है 2/4 और ऊपर लगा है अंडर रूट। 2 से हमने इसे कैंसिल किया तो 1/2 आ गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 1 का अंडर रूट निकाला 1 और 2 का अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो 1/2 आ जाएगा। हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह अगले में है अंडर रूट 3/4। इसकी वैल्यू जब हम इसको हम निकालेंगे रूट के बाहर, तो अंडर रूट 3 की वैल्यू ऐसे ही रहेगी, क्योंकि रूट निकलेगा नहीं 3 का, और 4 का रूट हो जाएगा 2। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3/2। हम जानते हैं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2 होती है। अब लास्ट में लिखा था अंडर रूट 4/4। 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आया और 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इनकी वैल्यूज़ को हमने कैसे निकाला है। अब स्टार्ट करते हैं आगे। अब उसके बाद में चलते हैं कॉस पर। कॉस में क्या करना है, आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, इधर से उल्टा लिखना स्टार्ट कीजिए। यानी जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कॉस 0 की होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की होती है, जो साइन 45 की होती है वही कॉस 45 की होती है, जो साइन 30 की होती है वही कॉस 60 की होती है, और जो साइन 0 की होती है वही कॉस 90 की होती है। यानी अब आपको क्या करना है, सबसे किनारे को सबसे किनारे, इधर को इधर, इसके सेकंड को इसके पीछे से सेकंड, इसके थर्ड को इसके पीछे से थर्ड, और ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये बहुत ही इजी लग रहा होगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब tan को हम जानते हैं कि sin अपॉन कॉस इज इक्वल्स टू tan होता है। तो अगर 0/1 करें तो वैल्यू आएगी 0। अगर 1/2 को 3/2 से √3/2 से डिवाइड करें तो 1/2 अपॉन में √3/2 होगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसमें आएगा 1/2 और इसे हम उल्टा करके लिख सकते हैं 2/√3। 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। तो अगले में आ जाएगा 1/√3। इसी तरह 1/√2 और 1/√2 को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा। √3/2 और 1/2 को करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 आएगा, जिसे हम केवल √3 लिख सकते हैं। 1/0 करेंगे तो 1/0 की वैल्यू होती है अनडिफाइंड, ठीक है। 1/0 को बहुत लोग इन्फिनिटी भी बोलते हैं, लेकिन इसे इन्फिनिटी नहीं अनडिफाइंड बोलना चाहिए। इन्फिनिटी मतलब अनंत होता है और अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित होता है। इसकी कोई परिभाषा अभी हम नहीं दे पाए हैं कि 1/0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब tan जो होता है और cot जो होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो इसमें भी इसी तरह होगा। सबसे पहले अनडिफाइंड, इसमें सबसे आखिरी में था, इसमें सबसे पहले, उसके बाद में √3, बीच में 1, उसके बाद 1/√3 और उसके बाद लास्ट में हो गया 0, ठीक है। तो अब tan और cot भी हो गया। अब sec और cosec के बारे में सोचते हैं। sec की वैल्यू क्या होती है, 1/cos होती है, और cosec की वैल्यू क्या होती है, 1/sin होती है। तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि cos को उल्टा करें, sec की वैल्यू आ जाएगी, और फिर उसे उल्टा करके लिख दे cosec आ जाएगा, या फिर cos को 1/cos करेंगे sec आ जाएगा, 1/sin करेंगे तो cosec आ जाएगा। तो चलिए पहले 1/cos करते हैं। 1/1 करेंगे तो 1 आएगा, 1/√3/2 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1/1/√2 करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, √2/1, जिसे हम √2 लिख सकते हैं।
1/1/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, केवल 2/1 हो जाएगा, जिसे हम केवल 2 लिख सकते हैं। और 1/0 करेंगे तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। अब 90 डिग्री तक यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसी को हम फिर से उल्टे क्रम में लिख देंगे, पहले अनडिफाइंड, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3 और लास्ट में लिख देंगे 1। अब ये वैल्यू हो गई। 90 डिग्री तक आपको सभी वैल्यूज़ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल साइन में आपको याद करना है कि सबसे पहले आपको 0 से लेके 4 तक के नंबर लिखने हैं, फिर उन्हें 4 से डिवाइड करना है और लास्ट में उनके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद में ये 3 वैल्यूज़ यानी ये 9 वैल्यूज़ आपको थोड़ा सा याद करनी पड़ेंगी। लेकिन इसमें भी कुछ याद नहीं करना। आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि साइन में 2π, 3π, 4π, पाई सभी की वैल्यू 0 होती है। तो 180 का मतलब साइन पाई ही होता है, पाई होता है 180 का मतलब, तो साइन पाई 0 होगा। और 360 का मतलब 2π होता है, तो ये भी 0 हो गया, ये दोनों 0 हो गए। 270 -1 होता है, ये क्यों होता है मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी। इसमें हमने ये इतना सीख लिया है, अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, जो ये अलग वैल्यूज़ होती है 3π/2, 7π/2, 5π/2 और कहाँ पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, कहाँ पे कौन सी वैल्यू नेगेटिव होती है, हम ये समझेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू कैसे अरेंज होती है ये हम कल समझेंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे -1 0 और +1 आएगा, फिर 0 अनडिफाइंड और 0 आएगा। अब आप जानते हैं कि कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा होता है, तो टैन का उल्टा कर दीजिए, कॉट आ जाएगा। ठीक है, यानी 0 यहाँ आ गया, ये वाला 0 यहाँ आ गया, अनडिफाइंड हो गया। फिर सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस को 1/, आप जानते हैं कि सेक का मतलब क्या होता है, 1/cos होता है, तो 1 के अपॉन में कॉस वाली सारी वैल्यू निकालिए, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो सेक की हैं वो निकल आएंगी। तो 1/-1 वैल्यू -1, 1/0 अनडिफाइंड, 1/1 वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर जो कॉसेक होता है वो सेक का साइन का उल्टा होता है, यानी 1/sin करने पर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 1/0 की वैल्यू अनडिफाइंड, 1/-1 और 1/0 भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब चलिए क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज आपकी क्लास हो सकता है थोड़ी सी छोटी रही हो, क्योंकि मैंने क्या किया है, पहले चीज़ों को अरेंज कर लिया, उसके बाद में आपको बताना शुरू किया, ऐसे बोर्ड पर पहले से फॉर्मूले लिख लिए थे, वरना आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाती। आज की आपकी क्लास ऐसे भले ही 20 या 25 मिनट की हो, लेकिन ये क्लास जब आप इस पर मेहनत करेंगे तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगेगा। तो पहले अच्छे से इसे समझिएगा, इस क्लास को 2 बार चला कर देखिएगा, उसके बाद में अपने आप पेपर पे इस चार्ट को बनाने की कोशिश करिएगा, और जो सबसे स्टार्टिंग में हमने फिगर समझा था उसे भी बनाने की एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप 18+ हो चुके हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, और अपने घर वालों और अगल बगल पड़ोस के लोगों को भी मोटिवेट कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू।